हाँ बच्चों, आज मैं नौका विहार का प्रश्न लिखा देती हूँ। तो खाली शुरू और अंत में पद कर दे रही हूँ और प्रश्न उत्तर लिखा दे रही हूँ। उसको कुछ समझ, जब आपको अर्थ समझ में आए तो आप वैसे भी लिख लेंगे। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना डैश डैश लगा करके मृदुल लहर। ठीक है, इसका पहले का प्रश्न उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है तथा इसके कवि कौन है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगी। प्रस्तुत पद्यांश नौका विहार कविता से लिया गया है तथा इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका उल्लेख किया है। इसका क्वेश्चन उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास कैसे वातावरण का वर्णन किया है। उत्तर है कि कवि ने अपने चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बह रही है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है कि गंगा बालू के बीच बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है। तो इसका उत्तर है, गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई हो। अंतिम पांचवा क्वेश्चन है, नीलांबर का समास विग्रह करते हुए भेद बताइए। नीलांबर, नीला है अंबर, है ना, नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। इसमें भेद का मतलब कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर डैश डैश पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसका देखिए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। उत्तर है कि गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती चमक भ्रमण कर रही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश में गंगा का जल कैसा मालूम हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। उत्तर है कि गंगा का जल शांत एवं निश्चल है। ठीक है, वो दर्पण के समान अत्यधिक सुंदर है। चौथा क्वेश्चन है, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना। इसका अर्थ है, गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चिंत हो रहा है एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। अंतिम पांचवा क्वेश्चन है, राजभवन का समास विग्रह करते हुए भेद बताइए। राजभवन का है सबसे सरल, राजा का भवन। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक और देख लीजिए इसी में का, जब पहुंची चपला बीच धार डैश डैश लेकर के छाया को कोकी का बिलोप। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है,
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का चित्र किस प्रकार किया है? उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों एवं द्वीप और समुद्र का अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे थे? ठीक है, कह रहे हैं कवि को दूर से दिखने वाले तट का कैसे दिख रहे थे? वो जो है ऐसा मालूम हो रहा था कि गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाह रही हैं। तीसरा है, कवि को वृक्षों को देख कैसा प्रतीत हुआ? कवि को दूर से कतार वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौमें हैं और धरती को एकटक निहार रही हैं। किसके समान दिखाई दे रहा था? तिरछी भौमें, जो पेड़ लगे हुए थे वो तिरछी भौमों के समान दिखाई दे रहे थे। चौथा है, गंगा नदी के ऊपर पक्षी को उड़ता देख कवि ने क्या कल्पना की? इसका उत्तर है कि गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कवि ने कल्पना की कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल होकर आकाश में उड़ता दिखाई दे रहा है। पांचवा है, नयन का संधि विच्छेद। और कौन सी संधि है नयन में? निधन अन नयन। और कौन सा इसमें संधि है? अयादि संधि है। और अब इसके बाद आप, ये पूरा हो गया नौका विहार का। अब हम आपको एक या दो क्वेश्चन बापू में भी लिखा देते हैं, ठीक है ना? एक या दो क्वेश्चन जो है बापू में भी लिखा दें, ज़्यादा नहीं उसमें भी ज़रूरी है, एक ही दो क्वेश्चन की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, यहाँ से लेकर के ताने बानों से मानवपन। इसका देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया था? इसके रचयिता कौन है? बहुत सरल है, प्रस्तुत पद्यांश बापू के प्रति नामक कविता से लिया गया है था। इसके रचयिता सुमित्रन पंत जी हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को यह बताना चाहते हैं कि कवि ने गांधी जी को सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति मानकर उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की कामना की गई है। तीसरा प्रश्न है, कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए क्या कह रहे हैं? उत्तर है कि कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, आपके शरीर में मांस और रक्त की कमी है और आप हड्डियों का ढांचा मात्र ही हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पवित्र एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हैं। आपके विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर है कि कवि राष्ट्रपिता को नवयुग के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हे बापू, आप नवयुग के आदर्श हैं। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में आपके अच्छे आदर्शों का अमूल्य योगदान है। ठीक है, चौथा हो गया ना। पांचवा है, तन शब्द के 4 पर्याय लिखिए। तन शब्द के 4 पर्याय। तन माने जैसे चाट, जैसे तन को पर्याय में क्या? देह, दूसरा अंग, तीसरा काया, चौथा गात, पांचवा हम शरीर भी लिख सकते हैं,
पर्यायवाची ही हो गया ना। एक और देख लीजिए, इसी में 2 कम से कम हो जाए आप लोगों को। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी से लेकर के जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस पे पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किसका उल्लेख किया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, ठीक उसी प्रकार आप बंदी गृह में कैद हों। जिस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि ने महात्मा गांधी के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किस प्रकार किया है? इसका उत्तर है, कवि ने महात्मा गांधी के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए आप उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, आपने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने अंग्रेजी साम्राज्य को झुकने पर किस प्रकार विवश कर दिया? उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को शोषण करने वाली साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को वश में किया, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी के आगे अत्याचार का बनी हुई अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा। पांचवा क्वेश्चन है, निर्मम और संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर है इसका, निर्मम में निर जो है उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? तो निर्मम में निर जो है उपसर्ग है और संस्कृति में सम जो है उपसर्ग है। ठीक है, अब ये बच्चों पूरा हो गया है, ये पाठ समाप्त हो गया। प्रश्न उत्तर भी इसका हमने लिखा दिया और पद पढ़ा दी थी पहले और फिर मैं प्रश्न उत्तर लिखा दी। अब आप लोगों को इसको अपनी कॉपी में लिख करके मुझे भेजिए। अब अगले दिन अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगी। जो चीज़ न समझ में आए उसे पूछने का भी आप कृपा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे ज़्यादा जो है मैं क्या बताऊँ। धन्यवाद बच्चों।